तो आज हम स्टेप वाइज डेरिवेशन करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि है तीसरा चैप्टर फिजिक्स क्लास 12th का। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं कि हमें पता होता है टॉपिक कौन कौन से कवर होने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दूसरा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, उसके बाद रिलेशन बिटवीन जे, सिग्मा और ई। ये मैं बताता हूँ होता क्या है, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, अच्छा या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसकी कोई ये डेरिवेशन नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे जेके बोस हो या सीबीएसई, दोनों में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ। अब इस डेरिवेशन को करने से पहले आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए ये होता क्या है, उसके बाद किरचॉफ लॉ बचता है, उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज बचता है। अच्छा, पहले शुरुआत करते हैं इससे, जे, सिग्मा और ई। जे क्या होता है तुम्हारा करंट डेंसिटी। जे क्या होता है, जब आगे डेरिवेशन होगी तब भी बताऊंगा, लेकिन पहले से अगर पता हो तो ज्यादा बेटर होगा। करंट डेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन ए करके। ठीक है, दूसरा सिग्मा था, सिग्मा होता है तुम्हारा कंडक्टिविटी, जो होता है ये रेजिस्टिविटी का उल्टा। ठीक है, अच्छा अब बात हैं, ई तो तुम्हें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल वाला। अब बात हैं किसमें, ये वाला 6 वाला पार्ट, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में मतलब सॉरी ये तो डिफरेंट ही है, टर्मिनल पोटेंशियल और ये ईएमएफ में, क्योंकि ईएमएफ भी एक टाइप की वोल्टेज है और ये भी वोल्टेज ही है, और ये आगे तुम्हारी इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा समझो, जो सेल होता है ना एक, जो भी तुम रिमोट में लगाते हो या फिर घड़ी में लगाते हो, यूज करते हो, ठीक है, या फिर जो एक बैटरी आती है जिससे जो बल्ब जलता है जिससे सेल के थ्रू, तो उस पर लगाते हो, तुमने उस पर कभी रीडिंग देख लेना, उस पर रीडिंग लिखा होगा कि 1.5 वोल्ट या 2 वोल्ट या 5 या 10 वोल्ट। ठीक है, वो जो रीडिंग होती है वो होती है तुम्हारी ईएमएफ की। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना उस बैटरी का, जब उसके अंदर कोई भी करंट, उसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, यानी जब ये वो यूज में नहीं आ रही ना, जब रैंडमली रखी, अभी उसको हमने यूज नहीं किया, जिस पे लिखी होती है ना रीडिंग, वो होता है तुम्हारा ईएमएफ, वो होते हैं उसकी वोल्टेज। बट जो एक्चुअल में हमें मिलती है वोल्टेज, वो हमेशा कम मिलती है। अब कम क्यों मिलती है, उसका रीजन होता है कि बैटरी के अंदर खुद की एक रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम नाम देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट में रेजिस्टेंस होना एक अलग चीज है, बैटरी के अंदर खुद की एक अलग से रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से जो मेन मैक्सिमम वोल्टेज थी वो डिक्रीज होकर एक अलग वोल्टेज बनती है। अब जो अलग वोल्टेज बनती है यानी कि ऑब्वियसली कम होगी, जो कम वोल्टेज बनती है उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, टर्मिनल पोटेंशियल। जो मतलब जो हमें वोल्टेज मिलती है वो एक्चुअली ये वाली है। बट इसी में एक चीज याद रखना, जब हम बैटरी को यूज कर रहे हैं ना, तो तुम्हारा ईएमएफ ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल से। बट जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन होता है ईएमएफ से। ये वाला पॉइंट याद रखना, जब हम चार्ज करेंगे तब तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल ग्रेटर देन होगा ईएमएफ से। आए समझ, चार्जिंग पे, यूज वाले टाइम पे ईएमएफ ज्यादा होता है। किरचॉफ लॉ तो फिर देख लेते हैं क्या ये होता है, और आगे व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, और कुछ चीजें इसमें हैं, जैसे कि एक ये वॉल्यूम का याद रखना, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इनटू लेंथ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है, मैक्स आगे कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, पहली वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले एक चीज समझो, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वजह से कैसे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करा, जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे मूव करने लग जाते हैं, क्या सर वो पहले मूव नहीं करते, जब रैंडमली रखते हैं हम। मतलब मान के चलो अगर तुम्हारी कॉपर वायर है, जब कॉपर वायर को मैं सर्किट में लगाता हूं तब उससे मैं कह रहा हूं कि करंट पास हो रहा है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो जब सर्किट में लगा भी नहीं तब भी कॉपर वायर में थे, है ना। जब नॉर्मली कॉपर वायर आप दुकान से लेते हो तब भी तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तब उसमें क्यों नहीं करंट पास हो रहा। ऑब्वियस चीज है, वहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, वहां पे कोई बैटरी नहीं लगी, वहां पे कोई सेल नहीं लगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। अच्छा, तो मतलब मूवमेंट जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तभी मूवमेंट होती है, बिल्कुल भी नहीं। एक रैंडम पोजीशन पे भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की भी उस वायर में, उस कंडक्टर में मूवमेंट होती है। यानी मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर तुम एक कंडक्टर लेते हो, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी मैं कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस लगेगी, मान के चलो ये कॉपर वायर जो तुम दुकान से लेके आ रहे हो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये अभी मूव कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, नहीं बोला, कर रहे हैं, मूव करेंगे ये। बट सीन पता क्या होगा, इनकी जो मूवमेंट होगी अभी, कौन सी मूवमेंट होगी,
रैंडम मोशन होगी, रैंडम मूवमेंट होगी, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इस साइड जा रहा है, कोई इस साइड आ रहा है, जिस वजह से जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो जीरो हो जाता है। आज समझ, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूं इसमें एक चीज आप याद रखना कि लेट करो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की वो u1 है, दूसरे वाले की u2, तीसरे वाले की u3 होगी और जितने उसमें उसकी un होगी। अब ये मूवमेंट इनिशियल वेलोसिटी है इनके पास, जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, बट एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो एवरेज निकालोगे आप इसका वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी है लेकिन जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो है। एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज निकाला जाता है सर, जैसे यू एवरेज निकाला जाता है सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितनी टर्म्स है? u1 प्लस u2 प्लस u3, ये आ गया un। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? जितना n नंबर होगा, हमें नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है ना, n आ गया। इनिशियल वेलोसिटी है इनके पास, मूवमेंट है, लेकिन जो इसका एवरेज निकलता है, जो नेट निकलता है वो जीरो है, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। पहली चीज, इस वजह से जब आप किसी भी वायर को हाथ लगाते हो उसमें से करंट फ्लो नहीं करते। अगर बाई चांस, मतलब ऐसा होता तो नहीं, बट सोचो अगर हमारे पास एक रैंडम बिना किसी बैटरी की वायर रखी है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एक डायरेक्शन में नॉर्मली फ्लो कर, होता तो नहीं है बट फ्लो करने लग जाएंगे, तो तब भी हम उसमें से वो करंट जब पास होगा तो हमें करंट लग सकता है। ठीक है, अगर वो एक डायरेक्शन में पास हुआ है। आज में क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब वायर हम दुकान से लेते हैं उसके अंदर मोशन ही नहीं होता, मोशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी सबके पास होती है, लेकिन जो एवरेज है ना वो एवरेज जीरो होती है बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन। आज समझ, ठीक है सर, ये तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी की बात है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द average velocity of electrons due to which they drifted towards positive टर्मिनल ऑफ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अब हमें क्या चाहिए? अगर हमें करंट पास करना है तो हमें चाहिए कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक रैंडम डायरेक्शन से हटके एक सीधी सिंगल डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, अब उसका काम कौन करता है? उसका काम करता है बैटरी लगा के, मतलब वो वाला काम कौन करेगा? बैटरी। बैटरी क्या करती है? बैटरी क्रिएट करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी वजह से क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यही नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ भागने लग जाएंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, सब अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां भागेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। पहले के जा रहे थे, पहले जो इलेक्ट्रॉन थे, जो येलो वाली डॉटेड लाइन है, कोई ऊपर जा रहा, कोई नीचे जा रहा, कोई इस साइड जा रहा, कोई इस साइड जा रहा था, तो रैंडम मोशन कर रहे थे, इसकी वजह से एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ रही। लेकिन यूं ही हमने इसमें पोटेंशियल लगाया, एकदम मतलब पोटेंशियल वोल्टेज लगाई, या फिर कोई बैटरी या सोर्स ऑफ सेल लगा दिया कोई, तब क्या होता है? इनको एक फील्ड मिल गई। अब फील्ड में ये क्या करना है? एक ही साइड आने लग जाएंगे। अब जो रैंडम मोशन है वो तो हो नहीं रहा, सिंगल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि अब एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो जीरो नहीं होगी। आज समझ, तो एवरेज वेलोसिटी अब कुछ ना कुछ होगी, और जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ सारे के सारे एवरेज वेलोसिटी के साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहाँ पे एवरेज क्यों ले रहे हैं? रीजन इसका पता क्या है? क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि मतलब हर एक की स्पीड सेम हो। ठीक है, कोई ज्यादा तेज जाएगा, क्या पता रेजिस्टेंस की वजह से पीछे से थोड़ा जो तेज आना चाहता था, मतलब एज लाइक एज कि तुम अगर 10 लोग रेस में दौड़ा रहे हो, अगर सामने वाले 5 लोग अगर अच्छे से दौड़ेंगे तो पीछे वाले मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हें अगर तुम ज्यादा तेज दौड़ पा रहे हो सामने वाले से, सामने वाला थोड़ी देर के लिए रुक गया तो तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। यानी तुम्हें स्पीड, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे किसी की भी वेलोसिटी सेम नहीं है, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकती है। जब भी वेलोसिटी
किसी कम ज्यादा मतलब वेरिएबल करते हैं तो हम उसका हमेशा एवरेज मानते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका, हमेशा कुछ ना कुछ होगा, एवरेज निकाल के निकलेगा। तो यानी कि जो तुम्हारा vd होता है वो क्या होता है, अगर एज्यूम करते हो कि v1 किसी का वेलोसिटी है, v2 किसी और की है, प्लस प्लस vn वेलोसिटी का एवरेज करके, एवरेज वही सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल टर्म्स, ठीक है। ये तो इनिशियल वेलोसिटी हुई है, फाइनल वाली होगी, आए समझ, ठीक है। और क्या इसमें है, 1 2 3 बस खत्म बात। अब आते स्टेप्स पे। पहला स्टेप वही कि जो तुम्हारा यू एवरेज होगा वो क्या होगा, 0, याद रखना है। अब कितना होता है वो उतना ज्यादा कोई नहीं लिखेगा। स्टेप 2 v1 वाला लिखेगा मैं फिलहाल। अब स्टेप 2 क्या होगा देखना, हमने कहा कि हमने एक फील्ड लगाई है ना, क्योंकि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये मैंने येलो ये पिंक में क्यों रखा था, क्योंकि इसका एक मतलब है, जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी ना तब तक इलेक्ट्रॉन एक साइड ड्रिफ्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यानी कि जब, अब सुनो, जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो किसी न किसी चार्ज में फोर्स लगती है ना, वो फोर्स किसके बराबर होती है, QE के बराबर, है ना। यहाँ पे जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड होती है उसमें अगर हमने चार्ज को रखा तो वो फोर्स, उस पर जो फोर्स लगी वो किसके बराबर होगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, ठीक है। अच्छा ठीक है, हाँ तो करो फिर F इक्वल टू QE, बट यहां पे जो तुम्हारा Q है, Q क्या, चार्ज क्या तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ समझ, अब तो तुम्हारा F किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू E, ठीक है। आ समझ, बट एक चीज समझना, अभी तक हमें क्या मिला है, अभी तक हमें मिला है, यहां पे लिख रहा हूं, हमें V निकालना है, U पता है हमें। अच्छा V U और F के बीच में कोई कनेक्शन बनता है, कभी तुमने सुना है कि U V के फॉर्मूला पे F कहीं से आ रहा है, नहीं सुना ना। तो हम क्या करते हैं, बस एक चीज, बस ये चीज अगर तुम इस चैप्टर में याद, सॉरी इस डेरिवेशन में याद करोगे ना तो ये वाली पूरी इजीली हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक फॉर्मूला जो कि होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V1 या V इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। T तो हम खुद लेट कर लेंगे, देखते हैं आगे होता क्या। U तो हमें पता ही है, V हमें पता है, अगर एक हम लेट कर सकते हैं, अगर एक और हमें पता चल जाए तो काम बन जाएगा ना। अगर तुम्हें इतना, अगर हिंट है ना कि ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी, अगर नहीं भी तो बस ये चीज थोड़ी सी रट लेना कि ये वाली यूज होगी। अगर तुम्हें इतना पता चल गया ना कि ये वाली यूज होनी है, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे को स्टेप क्या क्या करने हैं, ठीक है। अच्छा मैंने फोर्स यहां से निकाली, अब मुझे चाहिए एक्सेलरेशन। अब ऐसा कोई फोर्स का रिलेशन बताओ एक्सेलरेशन के साथ कि जिसमें फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों है, हमें पता है कौन सा वाला, अकॉर्डिंग टू स्टेप 3, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F किसके बराबर होता है, ma के बराबर, इक्वेशन 2। अब स्टेप 4 क्या होगा, ऑब्वियस सी चीज है, इक्वेट करना, इक्वेट करो इक्वेशन 1 एंड 2 को। अब यहां से जब इक्वेट करोगे तुम्हारा ma किसके बराबर निकलेगा, E के बराबर, यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर निकलेगा, E अपन। अच्छा V हमें निकालना है, U हमें पहले से पता है, U मतलब U1 पता है, ऑब्वियसली एवरेज लेंगे बाद में, और A हमें पता चल चुका है, T हम लेट कर सकते हैं, ठीक है, इजी बन गया। अच्छा तो A निकला, अब क्या करना है, अब स्टेप 5, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आज समझ, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, तुम्हारी जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा V1 प्लस, नहीं V1 इक्वल टू U1 प्लस A को रहने दो T1, V2 इज इक्वल टू U2 प्लस A को रहने दो T2, अप टू Vn इज इक्वल टू UN सॉरी प्लस ATN, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पता है कंफ्यूजन है तो कुछ नहीं, बट फिर भी मतलब डाउट आ जाता है कि सर हमने यहाँ पे V1 लिया, U1 लिया, A1 क्यों नहीं लिया, हालांकि T1 भी ले रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सा है, फाइनल ये मतलब ये वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सबके अलग होगी, इनिशियल वेलोसिटी सबके अलग होगी, टाइम भी सबके लिए अलग होगा। टाइम होता क्या ये आगे पता, इसी में पता चलेगा अभी। बट क्या A सबका सेम होगा, हाँ A सेम होगा,
सर कैसे सेम होगा, हमें कैसे पता, मैं बताता हूँ। ए यहाँ से पता चलेगा सेम होगा। ए के फॉर्मूले में कि कौन तीन चीजें आ रही हैं, ई एम। हाँ समझ, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, क्यों मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ है। मास क्या, एम क्या, सॉरी मास है, तो मास एक इलेक्ट्रिक ये कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ है। तो एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट बन गया, हाँ बनेगा, हाँ समझ। इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन जिसमें भी है वो सारा का सारा सेम होगा। अब क्या करो, कौन सा कलर ले, व्हाइट वाला। अब स्टेप 6, टेक एवरेज। ठीक है, एवरेज अब लोगे इसका, यानी एवरेज का मतलब क्या, V1 प्लस V2 अप टू 2 to Vn अपॉन n। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा होगा दिक्कत यहाँ पे, U1 प्लस AT1 प्लस U2 प्लस AT2 अप टू UN प्लस ATN का n। हाँ समझ। अच्छा ये क्या निकली, एवरेज फाइनल वेलोसिटी। एवरेज फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, है ना। अच्छा इसको अगर थोड़ा सा मैं अरेंज करूं, U1 प्लस U2 प्लस UN प्लस AT वाले टर्म्स को साथ में लिख सकता हूं, अपॉन में n। ठीक है, मैंने थोड़ा अरेंज किया, कुछ और ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। VD किसके बराबर आ गया, U1 प्लस U2 प्लस डैश UN का n प्लस A T1 प्लस T2 प्लस डैश TN का n। अच्छा यहाँ पे A क्यों लिया, क्योंकि ये सब में कॉमन आ रहा था, है ना, सेम वैल्यू तो कॉमन ले लिया मैंने। अच्छा अब VD इक्वल टू, ये किसके बराबर बन रहा है, ये इसके बराबर बन रहा है, U एवरेज के बराबर, है ना। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी, उसके एवरेज के बराबर U एवरेज प्लस A। अच्छा T या फिर T एवरेज बन गया, यानी ये T टाउ बन गया। अच्छा ये टाउ क्या होता है, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है क्या, अभी बता देता हूँ मैं, रिलैक्सेशन टाइम। बट उससे पहले ये देखो, ये U एवरेज कितना होगा 0, तो VD किसके बराबर हो गया, A इंटू T, पहला फॉर्मूला। ठीक है, एक ये याद रखना क्योंकि ये पूछा जाएगा, जब एक्सेलरेशन डायरेक्ट दे दी जाएगी तो VD ऐसे निकल आएगा। दूसरा फॉर्मूला बनता है इसमें, एक रेड से बना देते हैं, VD। अब A हमने कितना निकाला था, E अपॉन एम टी। ठीक है, कहां से निकाला था, E अपॉन एम टी, एक जगह यहाँ डाल दिया तो ये आ गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तीसरा फॉर्मूला इसे बनता है जो कि डायरेक्ट नहीं बनता बट पूछ लिया जाता है, वो होता है VD इक्वल टू EV ML इंटू टी। अच्छा ये VL कहाँ से आया, क्योंकि तुम्हें पता, एक तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि मैंने पिछली डेरिवेशन में करवाया भी है। E किसके बराबर होता है, V अपॉन L के बराबर। तो E की जगह V अपॉन L डाल दो। अगर वहां पे पोटेंशियल दिए रखा है, यानी पोटेंशियल और लेंथ दे रखे, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब आते हैं टाउ पे, ये T क्या है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह ड्रिफ्ट कर रहा है तो दूसरा, मैंने कहा था टकरा सकते हैं, यानी मेरे सामने कोई इलेक्ट्रॉन अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आगे वाला स्पीड रखेगा, जब तक अब देखो वो स्टॉप करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं क्योंकि रेजिस्टेंस आती है ना, इलेक्ट्रॉन को रुकना ही पड़ेगा। अगर मान के चलो पहले वो 10 की स्पीड से आ रहा, मैं भी 10 की स्पीड से आ रहा था, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 10 की जगह 5 कर दे, क्योंकि उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ी ना पता, क्योंकि जब तक मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुंचूंगा मुझे अपनी वेलोसिटी कम नहीं करनी। तो जब वो 5 कर देगा तो अचानक से हो सकता है मैं उससे टकरा जाऊं, हो सकता है नहीं, मतलब जब उससे टकराऊंगा, ठीक है। अब जितना टाइम लग रहा है, मतलब मेरे और उसमें टकराने के बीच में, अभी हम टकराए नहीं है, जो बीच का गैप है टकराने ना टकराने से पहले जो बीच का गैप है उसको हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स होना, ठीक है, कोलिजन से पहले वाला टाइम आया समझ, ठीक है। अच्छा ये हो गया, मतलब ये वाले 3 फॉर्मूला याद रखना, 1 2 3, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पे, मान के चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो एक वो है ना बेस है, बट सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये वाली। और सब इसे ऐसे मतलब है तो मुश्किल नहीं, बट बच्चों को फिर भी मुश्किल लगती है, लेकिन हम जो स्टेप वाइज करें तो हमारा काम ही ऐसा है कि इसको इतना इजी बना दे कि एक बार आप देख रहे हो तो फिर कुछ चीजें याद कर लो कि ये चीजें होंगी, तो और जब वो याद करो फिर से भूल लेना, ठीक है। अच्छा इसको करने के लिए एक बेसिक ट्रिक है और सबसे इजीएस्ट वे है,
सबसे पहले आप लिख लो ये वाला I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, बेसिक डेफिनेशन। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सबसे बेसिक डेफिनेशन ये लिखा। स्टेप 1 ये लिखना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस 2 चीजें याद करनी। पहला, कहीं ना कहीं से Q की वैल्यू निकाल के दो और T की वैल्यू निकाल के दो। यूं ही आपने दोनों की वैल्यू निकाली। अब VD तो हमें चाहिए, मैं बताता हूँ VD कहाँ से आएगा। यूं ही ये दोनों वैल्यू निकाली, आपका रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं, पहले V की वैल्यू ढूंढते हैं, सॉरी Q की वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है, मान के चलो एक कंडक्टर रखा है मेरे पास ये, ठीक है, जिसकी लेंथ है L, बात समझ, L लेंथ। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं। तब रैंडमली, जब तक अगर कोई पोटेंशियल नहीं लगेगा तो रैंडम करेंगे, बट हम पोटेंशियल यहाँ पे लगवाएंगे। ठीक है, तो जब हमने पोटेंशियल लगा दिया तो ये सब ड्रिफ्ट करने लग जाएंगे। तरीके ये क्या हो रहा है? करंट ऐसे जाएगा ना, इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे तो करंट ऐसे, मतलब यहाँ से होगा। फिर अपोजिट होता है फ्लो ऑफ ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है करंट। हाँ समझ इतना। अब देखो ये क्यों क्या है? चार्ज, मतलब कितना चार्ज है। लेट अस अज्यूम 2-3 चीजें। स्टेप 2, लेट, सबसे कंफ्यूजिंग चीज, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वैल्यू। अच्छा, इस वाले पॉइंट को ना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, n को। ठीक है, रीजन मैं आगे बताता हूँ। पर यूनिट वॉल्यूम, तो पूरे कंडक्टर में देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर will be is equal to n into वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, है ना। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? n। अच्छा, वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम यहाँ पे वो कुछ मत यूज करना उल्टा पुल्टा। ठीक है, वॉल्यूम सिंपल यूज करना है। कहाँ गया ये वाला? एरिया इंटू लेंथ। एरिया वो बता देंगे और लेंथ ऑब्वियसली हमने लेट कर रखी है पहले। एरिया ए से नापो और एल लेंथ का एल आया। वॉल्यूम यहाँ पे मतलब वी जो होता है एज वी इक्वल टू ए एल। आज समझ, तो ये हमने पुट कर दिया, बेसिक है। ठीक है, बट याद रखना ये हम सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, हम चार्ज नहीं अभी निकाल रहे। चार्ज किसके बराबर होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हो, Q इक्वल टू एन। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेट करो स्टेप 3, लेट करो जो E है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। E जो एक मैग्नीट्यूड है एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का। ठीक है, आज समझ, तो टोटल Q किसके बराबर हो जाएगा? तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ये तो एक पे था, टोटल होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? TE इंटू टोटल चार्ज कितना है, ये मतलब मैग्नीट्यूड क्या कितना है E, तो टोटल चार्ज ये Q निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा T किसके बराबर आ गया तुम्हारा? सो T हमारा, T का निकाला हमने ये ना, N इंटू A इंटू L इंटू E। अब देखते जाना, इस N पे देखते जाना, मैं बताता हूँ आगे क्या होता है, यहाँ पे गलती क्या होती है क्वेश्चन में। ये वाला समझ। उसके बाद अच्छा Q निकला, ठीक है, ये वाला Q हमारा काम खत्म हो गया। ये स्टेप्स देख लेना कि क्या किया मैंने, तो ये वाला काम यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, टोटल चार्ज निकल गया ना कि Q इंटू E करके। ठीक है, आया समझ, ये N इंटू E करके। अब आते टाइम पे। अच्छा टाइम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड खाली है, नहीं है खाली। अच्छा मैं थोड़ा यहीं पे अरेंज कर रहा हूँ, थोड़ा देख लेना। स्टेप 4 क्या कहता है?
हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं इसके बारे में तो वीडी होगा, वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम तो मुझे चाहिए फिलहाल, टाइम तो निकालना, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। सोचो इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां मूव करना है, तो जितनी लेंथ इस कंडक्टर की होगी वही तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। आया समझ। तो इन शॉर्ट टी मेरा कितना निकलेगा, एल अपॉन वी डी, लेंथ अपॉन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेसिक टी निकला, ये निकला, ये सारी की सारी वैल्यूज किसमें पुट करो, इस इक्वेशन नंबर 3 में। स्टेप 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 5, पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड क्यू इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू क्यू में क्या डालना है, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, टी क्या क्या डालना है, एल इंटू वी डी, वी डी इक्वल टू लेंथ से लेंथ कटा, वी डी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए ई वी डी। आज हम, या फिर इसको याद करने का तरीका, एन छोटा ई ए एन ई वी डी ए, नीवा। एक नाम रट लो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है नीवा। तो आई किसके बराबर आता है तुम्हारा, आई आता है तुम्हारा नीवा के बराबर। आज समझ। अच्छा मैं एक पता कहना क्या चाहता हूं यहाँ पे, अब आते हैं एन पे जो मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि डायरेक्शन खत्म हो चुकी इतनी है। जब भी क्वेश्चन में एन की वैल्यू आएगी ना, वहां पे क्वेश्चन में ना चीज देखने में कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वो देंगे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन क्या देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कहां पुट कर लेते हैं गलती से, इसमें। तो बेसिक गलती जो हम करते हैं, एन जो दिया जाता है वो देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम वो वैल्यू कहां पुट कर देते हैं, इस एन में। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि ये जो एन होगा ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम। आज समझ। थोड़ा यहां से देख लेना, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एन की वैल्यू ये नहीं है, एन तुम्हारा ये है जो वो देंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन उल्टा होता है, ये दूसरा एन होता है। ये जो छोटा एन है यहाँ पे ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये एक चीज याद है, क्वेश्चन में एक ट्रिक आती ही आती है, बहुत बेसिक ट्रिक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब थोड़ा आगे जल्दी करते हैं। अच्छा मैंने बता दिया जे आई सिग्मा ये क्या होता है। मैंने कहा था ना ये पिछले वाला जो रिलेशन वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लिखो आई इक्वल टू नीवा, एन ई वी डी ए, ठीक है। अच्छा जे क्या होता था, आई अपॉन ए। अगर मैं ए को यहां निकाला हूं, इस साइड ले आऊं, तो पहली चीज मेरा जो जे बनता है वो इसके बराबर बनेगा। हालांकि ये रिलेशन नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूं कि अगर कभी उन्होंने दे दिया क्या करंट डेंसिटी निकालने के लिए दे, तो आप ये भी अलावा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं ये साइड पे लिख रहा हूँ क्योंकि रिलेशन लिखना है। तो जो जे होता है वो किसके बराबर होता है, एन ई वी डी के बराबर होता है, ठीक है। बट इनका रिलेशन देखते हैं। अच्छा इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। अच्छा इसको करने से पहले रुक जाओ, फिर इसको करने से पहले हम ये कर लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस या प्रूफ ऑफ ओम लॉ, ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें जो सिग्मा आएगा वो आएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आएगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो गए वो कहाँ से आया, ठीक है। इसलिए पहले अगर हमने ये निपटा दिया, कौन सा वाला, ये वाला, तो फिर इजीली हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। इसलिए ये निपटाते हैं। स्टेप वन सारा का सबका स्टेप वन वही होगा कि आई इक्वल टू लिख लो सीधा का सीधा एन ई वी डी ए, नीवा, ठीक है। अच्छा समझो, हमें चाहिए प्रूफ ऑफ ओम, मतलब ओम लॉस को प्रूफ ना, ओम लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यानी कि हमें क्या नहीं चाहिए, पहला तो हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं वेलोसिटी है ही नहीं। फिर हमें चाहिए वी चाहिए हमें, और आर तो हमें इसमें देखना है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो निकालनी है, ठीक है। करो अब देखो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी किसके बराबर होता है, जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली पहला वाला फॉर्मूला, ई ई टी अपॉन एम।
हालांकि मैं v अपन एल भी यूज कर सकता था डायरेक्ट, बट वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम बेसिकली ये वाला फॉर्मूला ज्यादा याद करते हैं। बट अगर आपको v अपन एल वाला याद हो गया तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप आता है ना, जो एज वी डी इक्वल टू टी एम, ठीक है, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई ए ई टी एम इंटू वी अपॉन एल। और समझ वी अपॉन एल क्यों, एज ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा माइनस माइनस कुछ नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ही काम है, हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि माइनस में आता तो मैं ले ही नहीं रहा, ठीक है। हाँ इतना समझ। अच्छा अब यहां से देखो v अपॉन आई किसके बराबर बनता है, r के बराबर। अगर मैं इस इक्वेशन को v अपॉन आई में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, पहले ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। e इक्वल टू एन ई ए ई टी एम एल इंटू वी आया। v क्या है यहाँ पे, ये वोल्टेज। अब i को मैं इस साइड ले आता हूँ और इसको सारा का इस साइड कर देता हूँ, और v अपॉन आई, वी आई, ठीक है। i को इस साइड लेता हूँ, एम एल किस साइड जाएगा, इस साइड आ जाएगा, एम एल ऊपर आ जाएगा, एन ई ए ई टी, ठीक। हाँ इसमें चाहिए वाला v अपॉन आई। अब जब इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, एंड बाय ओम्स लॉ v किसके बराबर होता है, आई आर, यानी v आई किसके बराबर होगा, r के बराबर, और इसको इक्वेशन नाम दे दो 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या पता चलता है, जो तुम्हारा r होता है वो किसके बराबर होता है, एम एल एन ई स्क्वेयर ए टी, ठीक है। ई स्क्वायर क्योंकि ई ही हो जाएगा, ठीक है, चार्ज का स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा इसको याद करने का तरीका, पहले ही जो तुम्हारी रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, एम एल मिलीलीटर। अब हालांकि बताना नहीं चाहिए बट वैसे है भी ज्यादा कुछ नहीं, चलो बता देता हूँ। यू नो नीट क्या होता है, नीट एंड क्लीन, आप समझ जाओ। एम अगर नीट और एम एल का थोड़ा रिलेशन देखोगे तुम समझ जाओगे। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो एम एल अपॉन नीट करके हो जाती है, और बेसिकली ये याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीट एंड क्लीन चाहिए तो थोड़ा एम एल में मिलता है, तो दोनों चीज़ें कनेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी समझदार हो तो तुम कनेक्ट कर जाओगे क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखनी है, रेजिस्टेंस जो होती है वो होती है वो हमें चाहिए एम एल अपॉन में नीट करके, नीट लेकिन कौन सा, क्योंकि आगे एक रेजिस्टिविटी का भी आएगा जिसमें आएगा एन एन ई टी, एन डब्ल्यू ई टी नीट आएगा, तो वो नीट वाला हम कर लेंगे वो जे नीट वाले से। फिलहाल के लिए ये समझो एम एल और नीट, एम एल इज अ यूनिट और नीट तुम्हें पता ही है, फिर एन ई ए टी, ठीक है। ये वाला याद कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी किसके बराबर होता है, एम एल अपॉन नीट, ठीक है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस, सॉरी। अच्छा इसी में रेजिस्टिविटी भी करवा रहा हूं मैं। तुम्हें एक चीज पता है ना कि जब तुम 10th में पढ़ते थे तुम कहते थे कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और रेजिस्टेंस जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, है ना। फिर हम कहते थे कि ठीक है, और जो होता है वो डायरेक्टली, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते थे, स्टेप वैसे इसका आता तो नहीं है, स्टेप 1 ये ले लो, स्टेप 2 ये ले लो, स्टेप 3 ये ले लो, ठीक है। एल अपॉन आर, इसी को अगर तुम सोल्व करोगे, आर इज इक्वल टू, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता वो ये आता था। अब इसको हम क्या नाम देते थे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एल अपॉन ए आया, तो अब देखो इसको अगर कंपेयर करना चाहो, अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसा बना दूं, अब आर यहाँ पे कैसा है, आर हमें पता है आर इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टी इंटू एल बाई ए, ठीक है। क्योंकि अब मैंने नीट में से ए हटा दिया और एल साइड करा, क्योंकि हमें पता है। तो ये वाला अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मेरा रो किसके बराबर, यानी रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाए, एम एन ई टी, ठीक है। ये जे नीट वाले नीट से याद रखना है, इंटू में कुछ नहीं, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये वाला। आज समझ दो बेसिक चीजें, पहला एम एल अपॉन नीट, नीट एंड क्लीन वाला, ये भी याद कर सकते हो, वैसे जरूर नहीं है। अब ये वाला एम अपॉन नीट, नीट मतलब जे नीट वाला, आज समझ दोनों अलग चीजें, बेसिक है, दोनों में आई ट्रिक। अब इसी पे आते हैं वापस, किस पे, इस पे। अच्छा इसमें क्या करना है, वही स्टेप 1 करो,
स्टेप 1 में क्या करो तुम, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी ए, नहीं करना है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, जे सिग्मा और ई, जे मुझे तो यहां से मिल जाएगा आई अपॉन ए करके, ठीक है, एन ई वी डी। अब ये किसके बराबर बन गया, करंट डेंसिटी के बराबर जे। अच्छा सिग्मा चाहिए, सिग्मा देख लेते हैं, पहले हम ई तो लाए, एन ई वी डी का डालो ई टी अपॉन एम, ठीक है। आप ई अलग कर दो, जे इक्वल टू एन ई टी अपॉन एम इंटू ई। अच्छा ई भी आ गया, जे भी आ गया। अब रेजिस्टिविटी क्या होता था सर, रेजिस्टिविटी होता था एम अपॉन जे नीट वाला नीट, ठीक है। अगर मैं रेजिस्टिविटी को उल्टा करना चाहूं, 1 अपॉन रो करना चाहूं, तो क्या आएगा, एन ई टी नीट अपॉन एम, जो कि किसके बराबर होता है, सिग्मा। तो यानी ये सेम ही तो मिल रहा है, तो जे मेरा किसके बराबर हो गया, सिग्मा इंटू ई। और इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हाँ समझ, बड़ा बेसिक है, बस कहानी ये है कि सिर्फ तुम्हें आई याद करना, आई याद करो, फिर ई वी डी को चेंज करो जो जो हमें चाहिए, बस खत्म कहानी। जैसे इसमें हमें ई चाहिए था, ई में चेंज किया, अगले वाले में मुझे क्या चाहिए था, वी चाहिए था, तो मैं इसको वी में और ज्यादा चेंज किया, तो भाई वो एट सारा कुछ मिल जाता, फिर कंपेयर करो, कंपेयर करके मिल जाएगा। बड़ी ही बेसिक स्टेप्स है और बड़ी बेसिक वे मैंने समझाया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ वो टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, ठीक है। अच्छा ज्यादा है नहीं ये, इसमें क्या ही बताऊं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है रेड वाला है ना, तो ये करते हैं, इसको कहते हैं चेंज इन लेंथ अपॉन, ये आ गया तुम्हारा ओरिजिनल लेंथ, और ये आ गया तुम्हारा टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला देख लेना, फॉर्मूला याद रख लेना क्या होता है ये। अच्छा अब बात है इसमें रिलेशन बिटवीन आई आर, टी पी और ई एम एफ। आई आर क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, टी पी क्या हो गया, वो टर्मिनल पोटेंशियल, और ई एम एफ क्या हो गया, मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक, मैंने पहले बता दिया, डिफरेंस तो ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। अच्छा दो चीज़ें, स्टेप 1, इसमें मैक्सिमम करंट कब आएगा, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम करंट कब आएगा, यानी अगर मैं ड्यू टू ओम लॉ बाय ओम्स लॉ, इसमें से ओम्स लॉ से शुरू कर देना। इस आई किसके बराबर होता है, वी अपॉन वोल्टेज अपॉन, वी नहीं लिख रहा मैं क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस, इसमें कुछ ऐड करना है, रुक जाओ, ये मान लो तुम्हारा ई आ गया, ये आर आ गया, उसका आई यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, और कुछ ऐड नहीं करना, बस रेजिस्टेंस है, तो ये छोटा वाला आर, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, आ समझ। अच्छा आई मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारी वोल्टेज मैक्सिमम होगी, है ना। आई मैक्सिमम कब होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी, सिंपल फंडा है, ये हमें पता ही है क्योंकि वी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है सर ई एम एफ, जिसको हम नॉर्मली ई से नापते हैं, और रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस आर टी। आर टी से ये मत समझना कि ये रेजिस्टेंस चल रही है, हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं ना, पूरे सर्किट में अलग चीजें चलेंगी, पूरे सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, आर प्लस आर, यानी इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई किसके बराबर आ गया, ई अपॉन आर प्लस आर, ठीक है। इस साइड इसको ले आओ, आई मल्टीप्लाई में एट प्लस आर इंटू ई, तो ये क्या बन जाएगा, आई इंटू आर प्लस आई आर इक्वल टू ई, या फिर याद हमें इसी डायरेक्शन को हम कहते हैं डिडक्शन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। समझ, अब समझो ये जो आई आर होता है, ये आई आर कौन सा होता है, ये होता है वोल्टेज वाला, टर्मिनल पोटेंशियल वाला आई आर होता है। आई समझ, जब करंट जा रहा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, तो V किसके बराबर हो गया, I इंटू आर, ठीक है। तो ये इसकी जगह मैं V लिख दूं, ये प्लस I इंटू आर इक्वल टू ई, ठीक है। ये R मुझे चाहिए ना, तो इस I R को मैं इसी साइड लिख रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, E माइनस वी लिख दूँ, R इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। क्या ये खत्म हुआ, नहीं सर खत्म नहीं हुआ, रीजन क्योंकि सर मुझे I चाहिए ही नहीं, तो I नहीं चाहिए तो I को मेरे को चेंज करना पड़ेगा। I किसको, I किस में चेंज हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ
ओम्स लॉ की वजह से। V इज इक्वल टू आई आर, तो आई क्या किसके बराबर आ जाएगा, यहीं पे करवा दूंगा मैं। आई की जगह मैं लिख दूं R इज इक्वल टू वी माइनस ये V बाई आर, ठीक है। तो R ऊपर आ जाएगा, आगे तो नहीं है, R किसके बराबर आ जाएगा, E माइनस वी अपॉन वी बाई आर, R इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। अब इसमें कहीं करंट दिख रहा है ना, वोल्टेज दिख रही है और E दिख रहा है और रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, बस खत्म बात यही है। यही मतलब डिडक्शन ऑफ R। बस समझो क्या कि जब तुम यहाँ पे आओगे ना, पहला मैक्सिमम करंट चाहिए, दो स्टेप याद करें। मैक्सिमम तुम्हें करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट कैसे निकलता है, जब तुम्हारी वोल्टेज मैक्सिमम कौन सी होती है, ईएमएफ, मैंने पहले बता दिया था। तो रेजिस्टेंस तुम्हारी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितनी होगी, आरटी कितना होगा, छोटा आर या बड़ा आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर, ठीक है। छोटा आर आ गया मतलब सेल का अपनी रेजिस्टेंस और सर्किट की बड़ी रेजिस्टेंस आ गई बड़ी आर, ठीक है। जब इसको करोगे सोल्व तो आई आर जो आ गया ये वोल्टेज बन जाएगी, क्योंकि ये कौन सा रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से, सर्किट की वजह से, तो वी आ गया। फिर आर को तुमने चेंज किया इसमें, तो नीचे आ रहा है आई। अब आई हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए वी सिर्फ ई के बीच में रिलेशन चाहिए और आर के बीच का रिलेशन चाहिए, तो हमने आई को किस में चेंज करा, वी बाई आर में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख देना एज वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। बड़ी बेसिक चीज है, मुश्किल है ही नहीं कुछ चीज, बस आपको अगर स्टेप्स याद होगी ना और दो तीन चीजें कि कहाँ पे अटकते हो, उसके बाद अब अटकना यहाँ पे होता है कि ये हो गया क्या ना, अब आई हमें चाहिए तो आई को चेंज करो, तो फिर इजीली हो जाएगा फिर से, ठीक है। ये वाला याद कर लेना। ओह, अब आते हैं किरचॉफ लॉ। अच्छा, हालांकि किरचॉफ लॉ कुछ है तो नहीं, मतलब इतना ज्यादा कुछ पढ़ाने के लिए, बट फिर भी वीएस में ब्रिज करना है तो ये समझना पड़ेगा। हालांकि फर्स्ट लॉ इसका ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, किरचॉफ लॉ के दो लॉ थे, है ना, दो रूल्स थे, दो लॉ थे। पहला था तुम्हारा जंक्शन रूल, है ना, और दूसरा था तुम्हारा लूप लॉ, ठीक है। अच्छा, जंक्शन क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द currents meeting at a point या जंक्शन is zero। होता क्या है मैं बताता हूं। मान के चलो एक पॉइंट आ रहा है, यहां पे एक वायर आएगी, यहां से यहां जा रही है, और दूसरी वायर आ रही है यहां से यहां, ठीक है। और तीसरी भी आ रही है कि ये वाली आ रही है, लेकिन चौथी जो जा रही है ना, चौथी ये निकल रही है और पांचवी भी निकल रही है। यानी कि क्या कहना चाहता हूँ, I1 एक तार है, I1 से करंट आ रहा है, I2 से भी करंट आ रहा है, I3 से भी करंट आ रहा है, लेकिन I4 से करंट जावत और I5 से भी करंट जा रहा है। अगर इस पॉइंट ऑफ जंक्शन पे मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहूँ ना, यानी सम ऑफ करंट करके, तो वो कितना आएगा, ओवरऑल 0 आएगा। आज समझ। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या, साइन कन्वेंशन। बाकी मेरे को कुछ समझाना ही नहीं था इसमें, क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुमने भी रटी होगी, समझाना था। जब करंट आएगा ना, जब आ रहा है तो उसको पॉजिटिव नाम दो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जब निकल रहा है तो उसको नेगेटिव नेगेटिव। अब उसको याद कैसे करना है कि ऐसे मान के चलो, जब तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तुम्हारी बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है वो पॉजिटिव होता जाएगा ना, ऐड होता जाता है, और जब निकल रहा होता है तो नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। जब इन सारी चीज़ों को तुम ऐड करोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस या माइनस I4, बताओ क्या आएगा। थोड़ा ज्यूम करो, नॉर्मली यहाँ पे प्लस मत कर देना, क्योंकि होती है वो गलती। यहाँ पे -4 आएगा, -I5, क्योंकि हम जो साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं उस हिसाब से क्या करेंगे, जो भी करंट आएगा ना, साइन कन्वेंशन का मतलब ही यही होता है कि फॉर्मूले में उसकी आप नेगेटिव रख रहे हो, पॉजिटिव रख रहे हो साइन, ठीक है। जब करंट आएगा, जब करंट आ रहा है किसी पॉइंट की तरफ, उसको आप पॉजिटिव नाम देंगे, लेकिन करंट जब जाएगा किसी पॉइंट से, उसको हम नेगेटिव से साइन देंगे। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। या फिर अब इसी में देखना इसको पढ़ने का तरीका, I1 प्लस I2 प्लस, माइनस वाले को साइड ले जाओ, सॉरी I3 भी आएगा, I4 प्लस I5, ये भी आया। अब इसी को दूसरे तरीके से समझो,
कि जितना आ रहा है ना उतना ही करंट जाएगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाता है, जितना करंट आ रहा था उतना ही करंट जा रहा है, यानी आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर है। इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ा जाता है कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर है। ये डिपेंड करता है तुम कैसे समझ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरे लॉ पे जो कि है लूप लॉ। लूप लॉ, अच्छा ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बाई डेफिनेशन वाइज बिल्कुल भी नहीं है, बट इसके जो सीबीएसई में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये साइन कन्वेंशन में दिक्कत आती है कि सर किसको हम पॉजिटिव ले या किसको हम नेगेटिव ले। खैर पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। इन अ क्लोज्ड लूप द एल्जेब्रिक, अच्छा ये डेफिनेशन वैसे है ऐसी, सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट डिडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा होता क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला को मेन साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन पे आएंगे। समीशन ऑफ ई एम एफ या ई किसके बराबर होता है, समीशन ऑफ आई आर के बराबर, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन आ गई। अब आते हैं साइन कन्वेंशन पे कि सर इसको यूज कैसे करना है। एक चीज बता रहा हूं, बैटरी जहां से शुरू होगी ना उसके साथ में चलो। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा ना, कोई भी क्वेश्चन कि आपको पता नहीं लग रहा कि किसको पॉजिटिव नाम देना या किसको नेगेटिव देना, या फिर ऐसे भी तुम कह सकते हो इनका जो माइनस आता है समीशन ऑफ इनका ई एम एफ माइनस समीशन ऑफ आई आर, वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। ये भी कह सकते दोनों तरीके से ही है, ठीक है। हम ये वाला यूज़ करते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो से पीछे वाला है ना वो भी वही आ रहा था। डेफिनेशन में उल्टा होता है लेकिन यूज़ हम नीचे वाले करते, जो मैंने कहा था कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा। और इसी तरह इसमें भी डेफिनेशन में है कुछ और लेकिन यूज़ ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा साइन करके क्या कह रहा हूँ, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि हम ईएमएफ हमें ना इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देना होता है, इतना तो हमें पता है, लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं किसको पॉजिटिव देना है किसको नेगेटिव देना है। सबसे पहले शुरू क्या करो, सेल पकड़ो और उसमें एक लूप पकड़ो, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अच्छा इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ऊपर वाले पार्ट को देखो। बैटरी ये है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलो, यहां से चलो, करंट नहीं देखना कहां जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से जाओ जाओ जाओ। अगर इसके रास्ते में पहले पॉजिटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव दे दो, ये वाला नेगेटिव दे दो, आज समझ। अब यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे, इसको पॉजिटिव दे दो इसको नेगेटिव दे दो, आज समझ। मतलब जब आप चलोगे ना जिस भी रेजिस्टेंस का सिरा पहले आएगा उसको हमने पॉजिटिव देना है और दूसरे वाले को नेगेटिव देना है जब आप चलोगे, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे आप रखे हो, यहाँ से चलते चलते जा रहे हो, यहाँ पे आपको पॉजिटिव देना है, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँचो, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे पहुँचोगे, आज समझ। अब क्या करना होता है फिलहाल के लिए, यहाँ पे मानो i1 यहाँ से i2 यहाँ से, तो यहाँ से जाएगा i3, ठीक है, क्योंकि मिक्सअप होगा। i3 जो होगा वो होगा i1 प्लस i2 के बराबर। अब यहाँ से फिर से टूटेगा, i1 ऊपर जाएगा और i2 नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा समझो, अगर मैं लगाना चाहूँ पहला लूप, मैं हालांकि एक ही पार्ट कराऊंगा, सेकंड फिर उस पर जाएंगे, वीटस्टोन ब्रिज पे करूंगा। लूप लॉ इन ए बी क्यू पी ए, आज समझ। अच्छा यहाँ पे 5 लिखने पड़ेंगे, तब यहाँ पे बेसिक गलती की हम 5 वर्ड्स नहीं लिखते, लेकिन तुमने यहाँ पे 5 ये वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल सर्कुलर कनेक्टेड है, मतलब लूप बन चुकी है, ठीक है, गोल कर्व्स, ये मतलब गोल पार्ट में। अच्छा अब क्या कहते हैं कि फिर क्या कह रहा है ये, फिर ये कह रहा है कि i3 याद है ना, i3 किसके बराबर, ये वाला। फिर कह रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में आप ना एक या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो, एक कर्व बना लो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आपको क्या करना, हमेशा उस डायरेक्शन में बनाना जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, तो हम इस साइड लूप बना रहे हैं, इस साइड बना लो एक लूप, आज समझ। ऐसे कर देना नॉर्मली। अब शुरुआत कहां से करनी है, इससे,
ये वाला यूज करके इससे पहला क्या आएगा, पहला हमने E1 करना है। E1 में पॉजिटिव आ रहा है पहले या नेगेटिव आ रहा है? जब करंट यहां से जा रहा है तो इसके लिए नेगेटिव पार्ट, जब मतलब मान के यहां से तो पॉजिटिव निकल रहा है, लेकिन जब लूप लगाओ, लूप में क्या आएगा, जो पार्ट जिस चीज का पहले आएगा तो उसको हमने उसको साइन देना है। अब जब यहां से चलोगे, इसमें से सबसे पहले पार्ट क्या आ रहा है, ई के लिए, सिर्फ सारी चीजों के लिए बोझो। जो यहां से मैं लूप लगा रहा हूं, ऐसे यहां से शुरू करूंगा तो पहला पार्ट आएगा सर नेगेटिव, तो इसके जो साइन लगाऊंगा मैं नेगेटिव लगाऊंगा। उसी तरह अगर R3 के लिए करना चाहूँ, R3 के लिए रेस्पेक्टिव करंट आएगा इसका, ठीक है, I3 इंटू R3, बट साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? चलो जरा चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ, पहला क्या आ रहा है तुम्हारे रास्ते में, पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसी में यहां से फिर चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, पहला क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, प्लस R1 में करंट क्या होगा, I1, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 0। ये होता है तुम्हारा लूप लॉ। बस कंफ्यूजन क्या होती है कि हमें साइन नहीं देने आता कि साइन किस में देना है। दो चीजें याद रखनी है, पहले सबसे पहले रजिस्टर को साइन दे दो, जितने भी रजिस्टर लगे, क्योंकि पोटेंशियल का तो साइन दिया होता है वहां पे, ठीक है। फिर क्या लगा, अपनी मर्जी से लूप लगाओ। अपनी मर्जी से अगर तुम यहाँ पे भी लगाते ना, फिर क्या होता कि फिर उल्टा होता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, बाकी तो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आयना सेम ही है, तुम देख लो। अगर इसको भी मैं अगर सोल्व करना चाहूँ, E1 उस साइड ले जाऊंगा, तो तुम्हारा जो EMF होगा वो किसके बराबर, I3 इंटू R3 प्लस I1 इंटू I1। आज समझ, ये वाला यहाँ पे भी फॉलो, यहाँ पे भी, ये भी फॉलो, दोनों फॉलो हो रहे हैं। आज समझ, बड़ा बेसिक्स है। अच्छा, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे समझते हैं क्या क्या। अच्छा, ये वाला मतलब बेटर वे में, वो तो मैंने नॉर्मल समझाया था। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे चलो, यहाँ पे रखो उंगली। अगर तुम यहाँ से चलोगे तो ये वाला पार्ट इसका पहले आएगा, तो इसको पॉजिटिव नाम देना है, पहले नेगेटिव। जब भी क्वेश्चन में आए ना, बस ये करना है, पहले पॉजिटिव नेगेटिव देखो और कुछ नहीं करना। फिर यहाँ से चलोगे, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव आ रहा है और ये नेगेटिव आ रहा है। फिर यहाँ से चलोगे, ये पॉजिटिव आ रहा है और अच्छा रुक जाओ, इसका करंट अलग से चलता है फिलहाल इतने के लिए। और यहाँ से जब करंट, क्योंकि करंट हमेशा पैरेलल में टूटता है दो डायरेक्शन में, फिर यहाँ से आएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर यहाँ से जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, इसको मैं कंप्लीट सर्किट बनाता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये G बन गया, यहाँ पे की होती है, ठीक है, ये वाली की बना दी मैंने, और ये पॉजिटिव इसका, ये नेगेटिव वाला पार्ट आया समझ। पहले पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा। अब कैसे जाएगा मैं बताता हूँ। मान के चलो ये तुम्हारा एक वोल्टेज है, इसने तुम्हें करंट दिया आई यहाँ पे पूछा, यहाँ तक कौन सा, यहाँ पे कौन सा करंट है, आई। ये पॉइंट कौन सा, ए, ये बी, ये सी, ये डी। और समझ, अब यहाँ पे आप करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं। एक करंट क्या करेगा, एक डायरेक्शन ये पकड़ेगा, यहाँ जाएगा करंट I1। यहाँ पे करंट I2 पूछा, I करंट को दो रास्ते मिल रहे हैं और एक में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यानी कि मान के चलो अगर 10, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू मत लेना, बस नॉर्मल बता रहा हूँ, 10 एम्पियर करंट आई था, 10 में से 3 I1 में जा रहा है, तो अब इस साइड कितना जाएगा, 10 माइनस 3 है ना, जितना ऊपर गया उसका करके यानी 7 जाएगा। इसी तरह देखो, ऊपर अगर I1 जा रहा है तो इस साइड कितना बचेगा, I माइनस I1, ठीक है। अब इसका I1 पे ध्यान देते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे B पे पूछेगा। अब B पे इसको फिर से दो मतलब जंक्शन या मिल रहे हैं ना, एक जंक्शन मिला तो यानी दो लाइनें मिलेंगी। अब ये एक यहाँ टूटेगा, यहाँ टूटेगा। पहले मान के चलो यहाँ टूट रहा है, यहाँ कितना टूट रहा है, IG। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, ये 3 था ना, अब 3 में से मानो एक यहाँ पे टूट गया, अब जो 2 बचेगा वो उस साइड जाएगा, लेकिन वो 2 निकलेगा कैसे, 3 में से जो इस साइड गया IG माइनस करके वो इस साइड जाएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ से क्या आ रहा है, I माइनस I1, यहाँ पे वो पूछेगा और यहाँ से आ रहा है IG। तो इस पे कौन सा करंट पूछेगा, इसके लिए यहाँ से आ रहा है I माइनस I1 और यहाँ से क्या आ रहा है प्लस IG, तो इस पे ये वाला करंट आ जाएगा क्योंकि दोनों ऐड होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब S1 में ये जा रहा है। एट दैट जब इस पे पूछोगे ना तो देखना ये जो करंट होगा ये तुम्हारा I के बराबर आ जाएगा। करते हैं कि इस और इस करंट को ऐड करके देखो, इस वाला और इस वाला, I माइनस I1 प्लस IG, ऊपर से कितना आ रहा है प्लस I1 माइनस IG, माइनस IG कटा, I1 कटा, बचा क्या तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ I।
जितना आ जा रहा था उतना ही मतलब निकल रहा है। बेसिक आज समझ, ठीक है। अगर कभी दिक्कत आए तो ये वाला ट्राई कर लेना कि यहाँ से आई तो बन रहा है, ठीक है, फिर तुम समझ लेना कि हाँ ठीक बन रहा है। अच्छा फिर क्या करना होता है सर? कुछ नहीं करना होता, लूप लॉ लगाना होता है। लूप लॉ लगाने के लिए तुम्हें पहले एक लूप समझना पड़ेगा या एक तुम्हें क्लोज फेस लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इस पे लगाता हूँ, इस वाली सिचुएशन पे। अच्छा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है क्या, ये तो मैंने बताया नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज पता क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जब उसमें ऐसे आप करंट पास करते हो, बीच का जो गैल्वेनोमीटर है ना, कुछ ऐसे वे में आप इन चीज़ों को मतलब अरेंज करते हो कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो ना होने का मतलब है कि जो तुम्हारा IG है ना वो 0 हो रहा है। और उसकी बैलेंसिंग कैसे होती है? P/R = Q/S। ये हमें प्रूफ करना है कि ये P/Q किसके बराबर होता है, ये P/R किसके बराबर होता है, Q/S। ये प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करना है, ये चलना है, ठीक है। अच्छा समझते जाना अब क्या होगा, बड़ा बेसिक है, कुछ नहीं करना, मुश्किल नहीं है। 2 चीजें करनी है। स्टेप 1 और 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। स्टेप 1 क्या करना है, इन क्लोज सरफेस, इसमें किसमें, ABDA, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें लगाओ लूप लो। अच्छा करो, कुछ ना कुछ करो, ऐसे कर दो, मतलब मान के चलो यहाँ से मैं ले रहा हूँ, ये वाले डायरेक्शन से ले रहा हूँ, मैं लूप बना रहा हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप मैंने ऐसे बनाया, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ P के लिए, I1P करंट इंटू ये क्या आ गया, रेजिस्टेंस P, यहाँ पर P वाला रेजिस्टेंस है। अच्छा प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा मैं। फिर इसके लिए IG इंटू G, ठीक है। फिर तीसरा ये आता है, कौन सा वाला, I - I1 इंटू R, ठीक है। मैं साइन अभी कर ही नहीं, अब मैं साइन बता दूं कैसे करना है। सबसे पहले तो मैंने P के लिए चेक करो, सर लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, P के बाकी भूल जाओ। तो पहला रास्ता क्या, रास्ते में कौन सा चार, ये मतलब कौन सा साइन है, पॉजिटिव, यानी I1P क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेचर में। अच्छा ये कट हो रहा है, I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब IG के लिए देखो, यहां से मैं सर चला यहां से, यहां पे भी पहले पॉजिटिव ही आ रहा है IG, यानी जो तुम्हारा IG वाला कंपाउंड है वो भी पॉजिटिव कंपाउंड, नहीं मतलब यहाँ ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो भी पॉजिटिव है। अच्छा अब देखना लूप कैसे, ऐसे चलेगी ना इसमें, अब ये ऐसे चलेगी ऐसे, बट इस R के लिए पहले क्या आ रहा है, पॉजिटिव साइन पहले आ रहा है, नेगेटिव साइन पहले आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। बट हम क्या कहते हैं कि हम इस तरह इसको अरेंज करते हैं कि IG तुम्हारा क्या होता है, 0, तो तुम्हारा I1P किसके बराबर हो जाएगा, माइनस I I1 R = 0। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ I1P किसके बराबर हो गया, I - I1 इंटू R। इजी, बहुत ज़्यादा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है, हाँ इजी है। अच्छा ये मत कर लेना कि इसके लिए आप ऐसे कर रहे हो, उसके लिए ऐसे कर दोगे, इस वाले के लिए, ठीक है, क्योंकि जिस साइड एक बार लूप ले रहे हो आपको उसी साइड लेना पड़ेगा। अच्छा मैंने एक बार ये ऐसे लिया ना, एक बार मैं ऐसे लेके देखता हूँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे कर दूँगा, क्योंकि दूसरे सरफेस के लिए मैं ले सकता हूँ, या दूसरे ये क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए मैं ले सकता हूँ, या ट्राइंगल के लिए ले सकता हूँ, ठीक है। ये वाला आया। अब स्टेप 2 इन लूप क्लोज्ड फेस, ये DBCD, एक बार इसमें लगाना है, एक बार इसमें लगाना है, 2 बार लूप लो लगाना है, ठीक है। फिर से क्या आएगा, DB में लगाओ तो D की तरफ B जाओ तो पहला आएगा IG और तुम्हारा गैल्वेनोमीटर वाला जी, और B से उस साइड जाओगे तो तुम्हारा क्या आएगा, I1 - IG। पर साइन याद रखना, ये I1 और IG क्या है, इनटू में, क्यों, तीसरा क्या आ रहा है, ऐसे S वाला आ रहा है, I - I1 प्लस IG इंटू S, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा कि नहीं। बेसिक है जी, हाँ बेसिक है। अब इसी में समझना, अब साइन देखते हैं। मैंने क्या कहती, ऐसे लिया ना, हमने ये वाला ऐसे लेते हैं, ठीक है। जब ये वाला मैंने ऐसे लिया,
अब शुरुआत किससे करूं, इससे करते हैं IG से, मतलब ऐसे जा रहा हूं ना मैं ऐसे। तो पहले क्या आ रहा है, एस वाले रास्ते में क्या आ रहा है, मेरे को पॉजिटिव पहले आ रहा था, इसको मेरे को कैसा साइन देना पड़ेगा, पॉजिटिव। अरे यार, इसको मेरे को पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से जाते जाओ, अब मुझे क्यू के बारे में बात करनी है। यहाँ से जाऊँगा, यहाँ नेगेटिव आ गया नेगेटिव, तो इसको मेरे क्यू को क्या देना पड़ेगा, नेगेटिव। तो जब यहाँ से आओगे फिर ऐसे चलनी है घड़ी, इसकी सुई, घड़ी की सुई ऐसे चलनी, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यानी IG तुम्हारा पॉजिटिव। हालांकि IG से फर्क भी फिलहाल के लिए फर्क नहीं पड़ता, ये पॉजिटिव और सॉरी ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। आज सोच, अब फिर से वही, क्योंकि बैलेंस होता है IG कितना होता है, 0। किधर गया, एज IG इक्वल टू 0, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन शो होगी। जब नो डिफ्लेक्शन तभी शो होगी जब करंट ही नहीं पास होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पे भी लिख देना। अब ये वाला पार्ट उस साइड ले जाता हूँ मैं, I माइनस I1 प्लस IG, फिर से यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब इंटू S इक्वल टू I1, यहाँ पे भी तो 0 हो जाएगा, इतनी सारी जगह I1 इंटू Q, ठीक है। आया समझ, क्यों ऐसे क्यों इक्वेशन है, एज IG इक्वल टू 0, जहां से IG होगा वहां पे सिर्फ 0 डालते जाना है, ठीक है। अब हो गया कुछ नहीं, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो। टुक 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 टुक, कौन सा स्टेप था ये हमारा, स्टेप 2। मैंने कहा 3 स्टेप में ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप 3 कौन सा लेते हैं, ये वाला कलर। स्टेप 3 लास्ट स्टेप, क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड